हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर से आपका टीएसपी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। और मैथ में अति लघुत्तरीय प्रश्न सीरीज का चल रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 50 तक पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 तक पढ़ाया जा चुका है। आज जो चर्चा करेंगे वो 51 की बात करेंगे। और जिस भी बच्चों को प्रॉब्लम हो, आप कमेंट अवश्य करिए कि क्या चीजें समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, या कोई और अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट अवश्य करिए, जिससे कि चीजों को बताया जा सके उसको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, न्यून कोण त्रिभुज क्या है? कह रहा है न्यून कोण त्रिभुज क्या है बताइए। तो आपको ये पता होगा कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। ये वह कोण, पहले अगर हम न्यून कोण की बात करें, यहाँ त्रिभुज दे रखा है। अगर हम न्यून कोण की बात करें तो 90 अंश की कोण, 90 अंश से कम के कोण को, यानी 90 अंश से कम के कोण को, कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि न्यून कोण की त्रिभुज क्या है। न्यून कोण त्रिभुज क्या है? यहाँ न्यून कोण केवल नहीं पूछ रहा है, यहाँ न्यून कोण त्रिभुज पूछ रहा है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण, अर्थात 90 अंश से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, तीनों कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक। यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सपोज दैट ये आपका त्रिभुज है। अब मान चलते हैं कि ये कोण 80 डिग्री हो जाए। ठीक है। ये कोण 30 डिग्री हो जाए और ये 70 हो जाए। तो ये सब सारे कोण क्या है? 90 अंश से कम है। ये भी 90 अंश से कम है, ये भी 90 अंश से कम है और ये भी 90 अंश कम है। और कंडीशन एक और भी अप्लाई होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होना चाहिए? तीनों अंतः कोणों का योगफल, कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 80 कर दें, ये भी 80 कर दें, ये भी 80 कर दें, तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 240 हो जाएगा। जबकि रहेगा न्यून कोण। कोण तो न्यून कोण ही रहेगा, लेकिन अगर 80, तीनों कोण 80 80 डिग्री हो जाएंगे तो कभी त्रिभुज नहीं बन पाएगा। त्रिभुज नहीं बन पाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे, हमको इससे नहीं मतलब है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, इससे नहीं मतलब है। यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है 51 नंबर, वो कह रहा है कि न्यून कोण त्रिभुज क्या है बताइए। क्या होता है न्यून कोण, उसी के बारे में बताना है। ठीक है। तो जिस ऐसा त्रिभुज जिनके तीनों कोणों, इनके तीनों कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। वृत्त से आप क्या समझते हैं? किससे? वृत्त से। तो देखिए, जो वृत्त होता है, वृत्त कुछ इस तरीके का होता है।
इस तरीके का। इसको हम बनाते कैसे हैं, यहाँ एक सेंटर पॉइंट मानते हैं और सेंटर पॉइंट से एक चाप लेते हैं, तो वही चाप जो है ऐसे इसको घुमा देता है, ऐसे, ये चीज। तो इस जो सेंटर से दूरी है ना, इस सेंटर से दूरी वृत्त के किसी भी परिधि पे मिलाइए, सब पे सारे जगह क्या है, अगर वृत्त बना हुआ है तो सारे जगह का डिस्टेंस, सारी जगह की जो दूरी होगी वो समान होगी। यानी अगर इस मिड पॉइंट के बिंदु से अगर ये बना हुआ है तो कहीं भी हम इसको मिलाएंगे, वृत्त के परिधि पर कहीं भी मिलाएंगे तो हर जगह इसका जो डिस्टेंस है, यानी इसकी जो दूरी है वो क्या होगी, समान होगी। तो वही चीज हम इसको लिख सकते हैं कि जब कोई बिंदु इस तरह, जब कोई बिंदु इस तरह चले कि चले कि उसकी दूरी क्या हो जाए, उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से, जिससे एक निश्चित बिंदु से सदैव समान रहे, सदैव समान रहे। तो वो उस बिंदु से, उस बिंदु के रास्ते से घिरे हुए क्षेत्र को, क्षेत्र को वृत्त कहते हैं, वृत्त कहते। यानी जब कोई बिंदु इस तरह चले, जैसे यहाँ पे ये हमने एक बिंदु रख बना लिया, ठीक है, एक बिंदु बना लिया, सपोज दैट ऐसे एक बिंदु बना लिया। जब कोई बिंदु इस तरह चले, अब मान लीजिए यहाँ इसको हम चला रहे हैं, इस तरह चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से सदैव क्या रहे, समान रहे। यानी इससे जो डिस्टेंस नापेंगे हर जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ये समान है तो उस बिंदु के रास्ते से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा वही क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहा वृत्त। वृत्त से आप क्या समझते हैं, तो यही वृत्त का आपका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53। वृत्त की परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है उसको लिख लीजिए। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि कौन सा है, ये परिधि है। इसके सेंटर से जितने भी हैं ये सब जो दूरियां हमने बताया था ना, ये परिधि है। क्या है, ये जो दूरियां है, ये जो है, ये आपका गोला पॉइंट है, ये इसका क्या है, परिधि है। परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। जहां पाई इक्वल टू क्या होता है, 22/7 होता है, और आर इक्वल टू क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। आर क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक, आर त्रिज्या होती है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। 2016 में प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बीच में संबंध। तो व्यास और त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है वो होता है, व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। यानी त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास होता है। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि त्रिज्या, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2। अगर व्यास दे रखा है, यदि व्यास दे रखा है, व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, 12 का आधा, यानी 12 के बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक,
ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये होता है 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55 कह रहा है, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। कह रहा है तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर खींची जाने वाली कितनी रेखाएं हैं। तो मान चलिए तल है, या वह तल है, कोई एक बिंदु ये है, दो बिंदु ये, एक बिंदु ये है, तो इससे होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, एक ही रेखा खींची जाएगी। अगर एक बिंदु और आएगा तो इस बिंदु से इस बिंदु जाने के लिए एक रेखा ये हो जाएगी। तो केवल दो, अब यहाँ तीन बिंदु हो गया, जबकि कह रहा था दो बिंदु से, कहीं भी रख लीजिए, ये बिंदु यहाँ रख लीजिए कि यहाँ रख लीजिए, तो इससे जो खींचेंगे तो रेखा कितनी होगी, एक ही रेखा होगी। तो इसका जो आंसर होगा, उत्तर होगा, वो कितना हो जाएगा, एक रेखा खींची जा सकती है। एक, कितनी, एक रेखाएं खींची जा सकती हैं, कहीं भी कितना भी दूरी रख लीजिए, एक बिंदु ये कर दीजिए, एक बिंदु ये कर दीजिए, तो इससे जो खींचेंगे ये इस तरीके से, ये भी क्या होगी, रेखा एक ही रेखा होगी। ठीक, ये यहाँ पे टच कर गया है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिंदु नहीं है, अगर ये बिंदु है तो तीन बिंदु हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये टच नहीं होना चाहिए था, ये से खींचते हो, ये वाला है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला 56 नंबर का रहा है, 3abc - 2ab² -5abc + 3ab² को सरल कीजिए। इसको सरल करना है। देखिए सरल करने का मतलब ये है कि पहले देख लीजिए, जो जोड़ा जा सकते हैं, जो घटाया जा सके उसको हम जोड़ या घटा लेंगे। 3abc, 2ab², 5abc। पहली बात तो 3abc और 5abc में घट जाएगा, तो 5 में से 3 गया, -2abc हो जाएगा, और -2ab² और +3ab², तीन में से दो घट जाएगा, ये ज्यादा है लेकिन ये चिन्ह माइनस का है, तो तीन में से दो गया एक, प्लस हो जाएगा, +ab²। इसको हम सीरियल से अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे ab² -2abc। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2016 में प्रश्न ये भी पूछा गया है, 2016 में सब सारे प्रश्न 2016 पूछे गए हैं। सोचिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये। ठीक, अब कह रहा है 8 के प्रथम 5 अपवर्त निकालिए। देखिए अपवर्त का मतलब हम बताए थे क्या, गुणज। अपवर्त का मतलब क्या होता है, गुणज, यानी गुणा के फॉर्म में। अपवर्त जो होता है उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गुणज होता है। तो 8 के प्रथम 5 अपवर्त बताने हैं, तो सबसे पहला अपवर्त 8 का, तो 8 ही हो जाएगा, 8 एक का 8, क्या हो जाएगा, 8 हो गया। फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो गया, 8 त्रिके 24 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, और 8 पंचे 40, और कितना हो गया, 8 पंचे 40, 5 अपवर्त यही है, आंसर है ये। 8 के प्रथम 5 अपवर्त कौन कौन से हैं, 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, और कितना है, 40 है। ये भी प्रश्न 2016 में पूछ रखा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लिए। प्रश्न 58 नंबर का रहा है, 13 - 8 × 2 + 3 का मान लिखिए। कह रहा है इसका मान लिखना है, कुछ नहीं करना है, बस गुणा भाग करना है, सॉरी गुणा और जोड़ करना है। तो ये बोडमास के सिद्धांत से चलेगा। बोडमास आप पढ़े होंगे, बोडमास पे चलेगा। बी फॉर ब्रैकेट, पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट की बात करते हैं, और ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट आता है, छोटा, मझला, बड़ा। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसमें केवल और केवल एक कोष्ठक का प्रयोग किया गया है, इसलिए मझले और बड़े कोष्ठक से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को तोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 13 -8 दूनी की 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, और प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब जोड़ घटा लीजिए, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 - 16, 16 में से 16 ये कैंसिल, यानी घट जाएगा, आ जाएगा 0। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका शून्य आ जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, शून्य हो जाएगा। तो जो 58 नंबर है इसका आंसर आ गया, 0 आ गया।
चलिए 59 नंबर सवाल देख लीजिए। कह रहा है 240 लीटर का 10% कितना है। ऐसे सवाल अभी पिछले वीडियो में बताए गए हैं, केवल परसेंट निकालना है। तो 240 का कितना परसेंट? 10%। परसेंट हटाइए और नीचे 100 को लगाइए। बताया गया है परसेंट का चिन्ह हटाइए, नीचे 100 लगाइए। एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो ये नीचे कैंसिल। आया कितना? 240 लीटर का 10% 24 लीटर होता है। कितना होता है? 24 लीटर। बोलिए कितना आ गया? 24 लीटर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 240 का 10% कितना हो जाता है? 24 लीटर होता है। चलिए इसका ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है, प्रश्न नंबर 60 ये कह रहा है यक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल में भी कुछ भी नहीं करना है, बस इस जो बीच का माइनस है, माइनस का गुणा इस इन सब में करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं यक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इस माइनस का यक्स में गुणा कराएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस में कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। फिर माइनस का प्लस में कराएंगे तो माइनस जेड हो जाएगा। अब इस यक्स से ये यक्स कैंसिल हो गया, और ये जेड से ये जेड कैंसिल हो गया। वाई वाई नहीं कैंसिल हुआ क्योंकि ये प्लस है और ये भी क्या है? प्लस है। तो क्या बच जाएगा? वाई और प्लस क्या बच जाएगा? वाई। वाई वाई कितना हो गया? 2y। यही आंसर हो गया। कितना हो गया? 2y आंसर हो गया। कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस माइनस का अंदर गुणा कर देना था, चीजें आसानी से आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न -8 दिया है। -8 इंटू +75 दे रखा है। प्लस लिखिए या मत लिखिए वो तो माना ही जाएगा, इंटू जीरो। देखिए, अगर ये बताइए 5 इंटू 4 इंटू 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? किसी भी संख्या में जीरो से गुणा कर देने पर वो सारी संख्या क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। जैसे जीरो, अब आप पता चले कि 8 का 75 में गुणा करना स्टार्ट कर दिए तो ये बेवकूफी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका समय फालतू जाएगा। ये आपको समय जाने के लिए ये प्रश्न दिया जाता है, दिया गया है, सॉरी दिया गया है ऐसा। तो आपको 75 और 8 और में गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान देने की जरूरत है सब में गुणा का ही चिन्ह है ना। हाँ, बीच में सब में गुणा का ही चिन्ह है। तो जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करा देंगे, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी, सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यही से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर हम उसमें जीरो का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। चलिए 9 और 15 के समापवर्तक लिखिए। 9 और 9 और 15 के समापवर्तक। 9 के समापवर्तक लिखना है, और कितने के लिखना है? 15 के। यानी समापवर्तक मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 9 को विभाजित कर देती होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि एक, पहली बात तो एक विभाजित कर देगी, दूसरी बात दो नहीं करेगी, तीन कर देगी, तीन विभाजित कर देगी, और तीसरी बात और कोई संख्या नहीं इसको काट सकती 9 के अलावा। यानी एक हो गई, 9 को जो समापवर्तक है वो एक होंगे, तीन होंगे और नौ होंगे। इसी प्रकार 15 क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक हो जाएगा, दूसरी बात तीन हो जाएगा, उसके बाद पांच हो जाएगा, है ना। उसके बाद ना तो छह होगा, ना सात होगा, ना आठ होगा, ना नौ होगा, ना 10 होगा। 10 से भी नहीं विभाजित होगी। इसके बाद सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यही इसके आंसर हो जाएंगे। बस यही पूछ रहा था कि 9 एवं 15 के समापवर्तक लिखिए। 9 के 15 9 के समापवर्तक एक तीन नौ होंगे, और 15 के समापवर्तक एक तीन पांच और 15 होंगे। ठीक है, एक तीन पांच और 15 हो जाएंगे, तो ये इसके समापवर्तक हो गए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 63 का रहा है, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? समतल में स्थित एक बिंदु से होकर, जैसे एक बिंदु ये है, अब इससे एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींचेंगे? इधर खींच दीजिए, 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 कहीं भी खींच दीजिए ना। अगले बिंदु का पता नहीं है कहाँ है, तो कहीं भी कितना भी खींचते रहिए, खींचते रहिए। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं?
असंख्य रेखाएं कह लीजिए, या बहुत सारी रेखाएं, या अनेक रेखाएं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। यानी बहुत सारी रेखाएं क्या होंगी, खींची जा सकती है। तो समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? समतल में स्थित एक बिंदु से होकर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है 12 के अपवर्तक लिखिए। अब 12 के अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब क्या होता है कि गुणज उसके होते हैं, कि 12 को कितने, कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं। 12 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं। सॉरी, अपवर्तक का मतलब गुणज नहीं, यहाँ पे 12 के अपवर्तक जो है, 12 के अपवर्तक मतलब होता है कि उसको ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी जो 12 को पूरी तरीके से विभाजित कर देती होगी। यानी आप लिख सकते हैं, अपवर्तक वह संख्या है जो किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो सीधा सीधा आप इसको लिख सकते हैं, 12 के अपवर्तक, 12 के अपवर्तक। तो 12 के अपवर्तक क्या होंगे? सबसे पहले 12 को एक विभाजित कर देगा, उसके बाद दो भी कर देगा, उसके बाद तीन भी कर देगा, उसके बाद चार भी कर देगा, पांच नहीं करेगा, छह कर देगा, उसके बाद सात नहीं करेगा, आठ भी नहीं करेगा, नौ भी नहीं करेगा, 10 भी नहीं करेगा, 11 भी नहीं करेगा, इसके बाद सीधा सीधा 12 करेगा। लास्ट इसका 12 होगा। 12 से ये विभाजित हो जाएगी, यानी एक से विभाजित होगी, दो से, तीन से, चार से, छह से, और किससे? 12 से। इन सभी संख्याओं से ये पूरी पूरी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। यही 12 के क्या हो गए? अपवर्त हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर कहीं कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट अवश्य करिए। फिर आज सेशन का ये 65 क्वेश्चन लास्ट है, 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अभी व्यास और त्रिज्या में संबंध आया था। यहाँ जो व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है? व्यास इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। व्यास 35 सेंटीमीटर दे रखा है। वृत्त का परिमाप पूछ रहा है। तो जो वृत्त का परिमाप पूछ रहा है, तो वृत्त का परिमाप का पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है। चलिए, यहां से निकाल दीजिए आप। पहले त्रिज्या निकाल दीजिए। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? व्यास का क्या होता है? आधा होता है, तो ये 35 के बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न कब पूछा गया है? 2019 में। 2019 में। तो वृत्त का परिमाप पहले निकाल लीजिए। वृत्त का फार्मूला, वृत्त का परिमाप, वृत्त का जो परिध होता है वो 2 पाई आर होता है, लेकिन वृत्त का जो परिमाप होगा वो होगा 2, उसको पाई आर प्लस 2 आर, ये होता है। तो अब यहाँ 2 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू 22/7 होता है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 35 के बटा कितना है? 2 है, और प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 35 के बटा 2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, काट लीजिए। 2 से ये भी काट लीजिए, 2 ये में हो गया ये, और 7 × 5 = 35 हो गया। तो क्या बचा? 2 × 11 = 55। इसका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या बचा है? 11 × 5, और प्लस क्या बच गया ऊपर? ये इधर इसमें 35 बच गया। तो क्या हो जाएगा? 2 × 11 = 55 हो गया, 55, और प्लस कितना हो गया? 35, ये हो गया। तो 55 और 35 जोड़ दीजिए, 90 हो जाएगा। तो 2 × 90 बराबर कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 180
सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आज क्वेश्चन 65 तक कराया गया है। इसके बाद हम लोग 66 क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लीजिए, और कहीं से किसी भी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट अवश्य करिए। ठीक है। और अगर आप हमारे टीएसपी क्लासेस में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।